मुख्यमंत्री साहब का बयान आया विधानसभा में कि भाई फला 29 तारीख को हम 14,000 वो 6,000 वो 8,000 वो हम लगभग 28,000 29,000 वैकेंसियां दे देंगे। बच्चों के दिमाग में डाउट रह गया। एक टीजीटी की भर्ती है 7,500 लगभग, ग्रुप 56-57 की है 5.5 6.5, ग्रुप डी की है लगभग 14,000। तो इनमें कौन सी एक ऐसी भर्ती है जो रिजेक्ट हो सकती है? कोई भर्ती रिजेक्ट नहीं हो सकती। आप देखते अभी हुड्डा साहब तो बोले कि पर्ची खर्ची का मेरा नाम कहीं आता है तो बताओ, मेरे को जेल में डालो। अभी विधानसभा में उन्होंने स्ट्रांगली कही है बात। उन्होंने जेल में डालो तो नहीं कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत क्या कहा कि आपके समय की जो नौकरियां माननीय कोर्ट ने रद्द की हैं, हम उनकी डिटेल निकाल लाते हैं, और अगर हमारे समय की कोई नौकरी माननीय कोर्ट ने रद्द की है तो उसकी डिटेल निकाल लेते हैं। नफे सिंह जी का स्वभाव व्यवहार किस तरीके से रहा? आपने उनको किस तरीके से देखा? नफे सिंह राठी से जितनी मेरी मेल मुलाकात हुई है, मुझे तो मिलनसार व्यक्ति लगते थे, क्योंकि बहुत सॉफ्टली, हाँ, बड़े आराम से मिलने वाले व्यक्ति। और मैं पूछता था जी अब की बार आपको सिक्योरिटी दे दी गई है? वो कहते थे जगदीप भाई मैं तो कई बार कह के थक चुका हूं, मुझे तो सिक्योरिटी दे नहीं रहे हैं, और मैं तो हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हूं पार्टी का, मुझे देनी चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। सभी पार्टी के अध्यक्षों को दे रखी उन्होंने। नफे सिंह राठी जी ने ना तो सरकार को कोई लिखित एप्लीकेशन, ना कोई दरखास्त, कोई ऐसा कभी नहीं दिया कि भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है। जब हम छोटे छोटे थे, जब हुड्डा सरकार आई तो हुड्डा साहब ने बहुत सारे दबंगों को ठोका था। इस बात की तुलना या इस बात को आप कैसे कंपैरिजन करोगे? आप आंकड़े देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि हुड्डा साहब के समय में क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। लेकिन फिर ये खबरें क्यों चलती है? मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिया, मोदी ने LIC बेच दिया, मोदी ने रेलवे बेच दी, अब वो बेच दिया, वो बेच दिया। अब आपको ये भी समझा देता हूं, इसको बोलते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ। ओके। इन 5 घंटे में मेरे 15,000 रुपए के 27,000 रुपए अंकुर जी ने करे। आपसे अगर कोई नु कह दे है कि अंकुर भाई ये 20 लाख पकड़ो और मेरा काम संभालो, तो उसमें हम चलेंगे 3 महीने के हिसाब से। बीच में आप बंद कर सकते हो, ठीक है भाई आपको 7 दिन लगा, नहीं मेरे को आपका काम पसंद नहीं आया, जो भी है, लेकिन मैं प्रॉफिट का उसमें 30% लूंगा। ओके। 20 लाख से ऊपर के अकाउंट कितना? डबल की तो हम गारंटी दे रहे हैं। डबल तो होगा ही होगा। देखो भाई ये है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं है, राजनीति पे भी शेयर मार्केट एक्टिव हुआ है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है बड़ा सीरियस भी है, और बहुत सारे रोजगार को लेके भी है, राजनीति को लेके भी है, और बहुत सारी बातें हैं। मैं हूं चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में, हमारे साथ हैं प्रवीण आत्रेय जी जो CM साहब के सचिव हैं, और हरियाणा में अच्छी पकड़ भी है, और बहुत शानदार प्रवक्ता भी है। सर नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार जगदीप जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इलेक्शन तो आ गया सर? बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव तो समझे कि सर पे हो गए, विधानसभा का चुनाव में अभी वक्त है। आप वाला चुनाव अभी वक्त लगेंगे? आप वाला चुनाव नेचुरली अक्टूबर के अंदर नई विधानसभा बननी है, तो अभी समय आया उसके लिए। तो पेवा से तैयारी है आपकी पूरी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सब निर्णय पार्टी के होते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले सकता। पार्टी क्या तय करती है, किसके लिए कौन सी जिम्मेवारी तय होती है, किसके लिए कौन सा काम पार्टी ने तय कर रखा है, और कार्यकर्ता जैसे पार्टी का दिशा निर्देश होता है उस हिसाब से काम करता है। नहीं वो तो ठीक है, कॉमन सा सबका यही जवाब है, पार्टी तय करती है। लेकिन जब पार्टी आपसे पूछेगी कि प्रवीण जी आपकी तैयारियां पूरी हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी जैसा आप कहोगे जी वैसे। देखिए जब पार्टी जो भी सवाल करेगी, स्वाभाविक है बतौर कार्यकर्ता उस सवाल का जवाब देना हमारा फर्ज है, लेकिन निर्णय पार्टी के होते हैं। और वैसे भी भाजपा की तैयारी तो इलेक्शन से अगले दिन शुरू हो जाती है 5 साल के लिए। भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल आपने सही कहा, हम तो वो राजनीतिक दल है जो 24/7 तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा धरातल पे पार्टी की रीति नीति को, सरकार की योजनाओं को, सरकार के काम को जनता के बीच में लेके जाता है। इसीलिए कार्यकर्ता, आप अगर देखेंगे पार्टी के प्रोग्राम लगातार होते रहते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें होती रहती हैं, और जो सरकार ने काम किए हैं, सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं जनता के हित में, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार
कार्यकर्ता अपने स्तर पे जमीनी स्तर पे करता रहता है, और ये कार्यकर्ता का फर्ज भी है, क्योंकि आम नागरिक को कौन सी सरकार ने योजना उसके हित में बनाई है, उसका लाभ उसको कैसे लेना है, इस तरह की जानकारी देना जब सरकार के साथ साथ कार्यकर्ता का भी फर्ज होता है जी। तो दोनों तरफ से ये प्रयास होता है। सरकार अपनी तरफ से एडवर्टाइज करती है, जनता को बताती है, और कार्यकर्ता अपने स्तर पे यही काम करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जो है सेवा है। सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है, जहां दूसरे कोटेशन जस्ती है वैसे तो सेवा हमारा आप लगातार देखिए परमो धर्म। आप लगातार देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगभग पिछले 9 साल 9.5 साल मान के चले आप बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं जी। 24/7 काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, कभी कोई छुट्टी नहीं ली है। कभी ऐसा नहीं आपने सुना होगा जैसे दूसरी पार्टी के नेताओं के बारे में सुनने को मिलता है कि फला विदेश छुट्टी मनाने गया है, फला विदेश घूमने गया। अभी राहुल गांधी जी के बारे में आपको जानकारी होगी कि अभी वो विदेश जा रहे हैं अपने छुट्टी मनाने के लिए। ये आपको दूसरी पार्टी के नेताओं में सुनने को मिलता होगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही ये हैं कि आप जब सत्ता में है तो आपका धर्म और कर्तव्य है जनता की सेवा करना, जब विपक्ष में है तो आपका धर्म और कर्तव्य है जनता के हित में आवाज उठाना। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9.5 साल से लगातार हरियाणा की जनता की सेवा कर रही है, और वो योजनाएं जो सरकार ने बनाई हैं, जिन योजनाओं का लाभ हरियाणा के आम नागरिक को प्राप्त हो रहा है, उसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे जगदीप जी, तो आप इस बात को मानेंगे कि एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हरियाणा का। एक तरह से हरियाणा पूरी तरह से बदल गया है अगर आप तुलना 2014 से पहले से करेंगे जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस हरियाणा प्रदेश में टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जी जो बदलाव किए हैं, पहले तो वो व्यवस्था इसके भी दिक्कत है। अरे पूछ ले वहाँ बेबी राम राम। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ा भाई? ये जी 11वीं क्लास में। 11वीं में। आप उसने भी लिया के नशा करने लग गया साहब? ये जी हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने लग गया था, बियर वगैरह लेने लग गया था। घर में कोई पीवे? स्कूल के कोई भी नहीं पीता जी, घर में इसके पापा बीड़ी तक नहीं पीते, हुक्का भी नहीं पीते। ये यो स्कूल में लग गया था यार दोस्ता के लिए। यार दोस्तों के साथ में। तो फिर यहाँ पे दवाई दुई का रेट राट पता करें, महंगी है सस्ती है क्या दवाई? ठीक है जी, दवाई सस्ती है, कोई महंगी नहीं है ना जी, कोई महंगी दवाई नहीं। कोई भी नशा हो जी, बीड़ी सिगरेट फिल्म गांजा हीरोइन या ड्रग्स वगैरह इंजेक्शन लगाता हो, कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो 25-30 साल पुराना नशा हो जी, हम समाज की सेवा भी करते हैं। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे आ जाओगे तो मात्र 2 डोज देंगे, उसी टाइम नशा बंद करवा देंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा। और हमारे कोरियर भी जाते हैं जी, बिना बताए भी आप दवाई दे सकते हो। वो 1.5 महीने का कोर्स रहेगा। लस्सी दूध दही सब्जी में किसी भी चीज़ में दे देना जी। हम समाज की सेवा भी करते हैं। मिनिमम हमारी थोड़ी सी कॉस्ट है। एड्रेस हमारा रोहतक का जी, व्हाट्सएप पे हेलो आएगा, मैसेज करोगे आपके पास एड्रेस आ जाएगा जी, और नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर लगा रखा है जी। बदली भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद जो पहले चलती थी उस व्यवस्था को बदला। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे को देके इस पे काम करना शुरू किया। दूसरी जो भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर, देखिए हरियाणा आपको ध्यान होगा एक समय ऐसा था पूरे देश के अंदर बदनाम था, किस बात के लिए? भ्रष्टाचार, नौकरियों में पर्ची खर्ची। अब आप देखते अभी हैं हुड्डा साहब तो बोले कि पर्ची खर्ची का मेरा नाम कहीं आता है तो बताओ, मेरे को जेल में डालो। अभी विधानसभा में उन्होंने स्ट्रांगली कही है बात। उन्होंने जेल में डालो तो नहीं कहा, लेकिन उसी वक्त फांसी कुछ ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कुछ कहा उन्होंने कहा कि जी अगर आपके पास कोई पर्ची खर्ची का उदाहरण है तो आप दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत क्या कहा कि आपके समय की जो नौकरियां माननीय कोर्ट ने रद्द की हैं, हम उनकी डिटेल निकाल लाते हैं, और अगर हमारे समय की कोई नौकरी माननीय कोर्ट ने रद्द की है तो उसकी डिटेल निकाल लेते हैं। माननीय कोर्ट ने जब नौकरी रद्द की होगी तो अपना निर्णय देते हुए कारण भी बताती है कोर्ट कि हम क्यों रद्द कर रहे हैं। जैसे पीटीआई के विषय में कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया, जितनी नौकरियां हुड्डा साहब के समय में की रद्द की कोर्ट ने, करीबन 12 नौकरियां हैं, तो जो कोर्ट ने कहा वो विधानसभा पटल पर रख देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा, तो हुड्डा साहब बोले क्यों नहीं? क्योंकि हुड्डा साहब को पता था कि अगर ये विषय विधानसभा के पटल पे रखा गया तो सामने आ जाएगा कि माननीय कोर्ट ने आपके समय की नौकरियों को रद्द इस वजह से किया था कि उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ था। हमारी सरकार की एक भी नौकरी कोर्ट ने रद्द नहीं की, क्योंकि अभी आपकी सरकार है ना। नहीं देखिए, उस हमें हमारा बड़ा हुड्डा साहब की सरकार थी, उनकी भर्तियां रद्द नहीं हुई। आपकी सरकार, आप एक बात समझे, कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व एमपी जी जयप्रकाश जेपी जी, उनकी वीडियो तो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारे समय में पर्ची चलती थी। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया ना। तो जब पूर्व विधायक स्वीकार कर रहा है कि हमारे समय में पर्ची चलती थी, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? और माननीय कोर्ट अगर नौकरी रद्द करती है तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आपको ध्यान होगा, जैसे ही सरकार को यह जानकारी मिलती है कि फला पेपर के अंदर नकल हुई है या फला पेपर में धांधली हुई है, तो सरकार ने तुरंत उस नौकरी को वापस लिया, कैंसिल कर दी उस नौकरी को। क्योंकि हमारा तो परम कर्तव्य है बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शी तरीके से योग्य बच्चे को नौकरी मिले, और वो करके दिखाया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। चलो ऐसा मैं इसलिए मान सकता हूं क्योंकि अभी HCS का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया था, लगभग 100 वैकेंसियां थी, आपने 59-60 के अप्रोक्स दी, बाकी छोड़ ही दी, नहीं तो सब फिलअप कर सकते थे। नहीं फिलअप क्या, देखिए एक नॉर्म बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं कि जब कोई एग्जाम होगा उसमें वो बच्चा पास माना जाएगा जिसका हिंदी के अंदर 35% या इंग्लिश में 40% नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कि इतने नंबर अगर उसके आएंगे तो उसको पास माना जाएगा। अब जितने बच्चे एग्जाम को पास करेंगे उन्हीं को तो आप योग्य पाएंगे ना भाई। जिसने एग्जाम ही पास नहीं किया, जिसने उन नियमों के अनुसार क्वालिफाई नहीं किया, उसको आप कैसे योग्य मान लोगे? अगर हम भी दूसरों की तरह ऐसे लगा देते तो फिर आप हमें गालियां निकालते कि आप भी कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार कर रहे हो। नियम की बात आती है तो मेरे पास एक नियम का एक सवाल है। नफे सिंह राठी जी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और ये सवाल इसलिए भी, एक तो आप नियम की बात करें, एक सवाल ये इसलिए भी क्योंकि आप इनेलो में रहे भी हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि नफे सिंह जी का स्वभाव व्यवहार किस तरीके से रहा, आपने उनको किस तरीके से देखा? देखिए ऐसा है कि जब मैं इनेलो में था या जब अभी राजनीतिक बात नहीं, राजनीतिक बात कर मैं वही कह रहा हूं कि मेरी उनसे मुलाकात होती थी, पहले भी होती थी, अभी भी कई बार मेरी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि उनका एक व्यापारिक संस्थान पंचकुला में भी है जहां मैं रहता हूं, तो इसलिए मेल मुलाकात हो जाती थी जी। नफे सिंह राठी से जितनी मेरी मेल मुलाकात हुई है, मुझे तो मिलनसार व्यक्ति लगते थे, क्योंकि बहुत सॉफ्टली, हाँ, बड़े आराम से मिलने वाले व्यक्ति जी। लगता नहीं था कि वो इनेलो के हैं जैसे। देखिए स्वभाव होता है, आपको क्या लगता है इनेलो में कोई स्पेसिफिक अलग तरह के लोग होते हैं? नहीं पता नहीं सर, मतलब यूं स्ट्रॉन्ग से यूं लगे जैसे कि नहीं देखिए सॉफ्ट हार्टेड से थोड़े से कम, लेकिन नफे सिंह जी मुझे नफे सिंह जी राठी से मेरी मुलाकात होती थी, बड़े अच्छे ढंग से मिलते थे, अच्छे ढंग से बातचीत होती थी, और जिन विषयों पे चर्चा होती थी उन विषयों पे जिस तरह से वो अपना मत रखते थे, तो ओवरऑल तो ये है कि मैं एक बेहतरीन स्वभाव के दृष्टि से एक बेहतरीन स्वभाव वाले व्यक्ति कहूंगा उनको। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा भाई ये बातें होती थी हमारी और ये अच्छी थी, और ऐसा उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी और सीखा भी? नहीं देखिए, वो जब मुझसे मिलते थे ना उस वक्त, तो वो कोई ना कोई सुझाव लेके, जैसे कोई सुझाव उनके मन में या कोई बात होती थी तो वो उस विषय पे चर्चा करते थे कि इस विषय को ऐसे करना चाहिए, हमें इस बात को इस तरह से रखना चाहिए। इस तरह के सुझाव जो है उनकी तरफ से कई बार आते थे जब उनसे मुलाकात हो जाती थी। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे बहुत लंबी चर्चा हो गई, हंसी मजाक हो गया, ऐसा तो खैर कभी नहीं हुआ। केवल जो राजनीतिक चर्चाएं जिसको कह लेते हैं उसपे उनके सुझाव होते थे, वो सुझाव जरूर अपना रखते थे, और उस वक्त तो उनका प्रयास भी ये होता था कि जैसे इन 5 घंटे में मेरे 15,000 रुपए के 27,000 रुपए अंकुर जी न करे। आपसे अगर कोई नु कह दे है कि अंकुर भाई ये 20 लाख पकड़ो और मेरा काम संभालो, तो उसमें हम चलेंगे 3 महीने के हिसाब से, बीच में आप बंद कर सकते हो। ठीक है भाई, आपको 7 दिन लगा, नहीं मेरे को आपका काम पसंद नहीं आया, जो भी है, लेकिन मैं प्रॉफिट का उसमें 30% लूंगा। ओके, 20 लाख से ऊपर के अकाउंट। कितना? डबल की तो हम गारंटी दे रहे हैं। डबल तो होगा ही होगा। देखो भाई, ये है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं है, राजनीति पे भी शेयर मार्केट एक्टिव हुआ है। मुझे उन्होंने अपना जो भी उनका विचार है, सुझाव है, मुझे बताया, और उनका ये एक वो मत होता था कि आप इसको आगे एक बार पहुंचाएं कि इसको इस तरह से ये इंप्लीमेंट हो जाए, तो इस तरह से उनसे चर्चा जरूर होती थी मेरी। अब नियम की बात आती है, मेरी उनसे बहुत बार बात होती थी। मैं बहादुरगढ़ जब भी गया तो उनसे मैं मुलाकात जरूर करता था, उनके इंटरव्यू मैंने बहुत किए, हर बार इंटरव्यू में जिक्र होता था और मैं पूछता था जी अब की बार आपको सिक्योरिटी दे दी गई है? वो कहते थे जगदीप भाई मैं तो कई बार कह के थक चुका हूं, मुझे तो सिक्योरिटी दे नहीं रहे हैं, और मैं तो हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हूं पार्टी का, मुझे देनी चाहिए लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। सभी पार्टी के अध्यक्षों को दे रखी उन्होंने, आज वो बात सेधगी। नहीं जगदीप जी, पहले तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा जी। सुरक्षा के लिए नफे सिंह राठी जी ने 14 जुलाई 2022 को रिटर्न के अंदर एसपी झज्जर को एक एप्लीकेशन दी थी, और जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि उनको कोई थ्रेट आ रही है, कोई उनको धमकी दे रहा है। 14 जुलाई 2022। ठीक है।
तो जैसी एसपी झज्जर को उन्होंने दरखास्त दी, पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की और जो व्यक्ति उनको थ्रेट दे रहा था या जो भी उनको कॉल करके धमका रहा था, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई कलकत्ता से। ओके। कोई मुन्ना चौधरी या इस तरह के नाम का वो व्यक्ति था, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको पुलिस पकड़ के लेके आई, उसके खिलाफ जो कानून की कार्रवाई बनती थी वो पुलिस ने की। ठीक है। वो विषय वहीं पे सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद नफे सिंह राठी जी ने ना तो सरकार को कोई लिखित एप्लीकेशन, ना कोई दरखास्त, कोई ऐसा कभी नहीं दिया। आज बाकायदा विधानसभा में गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को स्पष्ट तौर पे बताया कि मेरे पास इस तरह की कोई रिक्वेस्ट, कोई डिमांड कभी नहीं आई और जो उन्होंने दी थी 2022 में उस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके उसका रिजल्ट उनके सामने रख दिया था और उसको वहीं पे सॉल्व हो गई थी। और उससे बाद, उससे पहले कभी ऐसी बात हुई? कभी भी नहीं, कभी भी। कभी सिक्योरिटी मांग उन्होंने कभी उन्होंने मांग नहीं की, कभी उन्होंने इसके लिए अप्रोच नहीं किया, कभी ऐसी कोई लिखित उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं आई। ओके। एक सवाल मेरा जो बनता है, माहौल में ये बात होती है कि भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है। जब हम छोटे छोटे थे, जब हुड्डा सरकार आई तो हुड्डा साहब ने बहुत सारे दबंगों को ठोका था, भगा भगा के ठोका था। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई है तो बहुत सारे स्तर पे इतनी गोलियां चलती हैं बेहद, जिसमें आम लाइसेंस सरकार की तरफ से बनने भी बंद हो गए हैं। बड़े स्ट्रांगली रिकमेंड होता है सीएम ऑफिस से कि उनका बना दीजिए, अदरवाइज तो बनते भी नहीं है। फिर भी ये गोलियां धड़ाधड़ चलती नहीं। जगदीप भाई, इस बात को भी समझना पड़ेगा। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं हुड्डा साहब के सरकार के समय की जी और वर्तमान सरकार के समय की, इस बात की तुलना या इस बात को आप कैसे कंपैरिजन करोगे? आप आंकड़े देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि हुड्डा साहब के समय में क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो जो कदम उठाए उनके सार्थक नतीजे हमें प्राप्त हुए। आंकड़ों की अगर बात करता हूं, 2005 में जब हुड्डा साहब की सरकार आई थी जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हत्या के मामले थे 784 थे 2005 के अंदर। अब 2014 में हत्या के मामले कितने हो जाते हैं? 1106। 784 से मामले बढ़ गए जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हुड्डा साहब ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया और एक तरह से इस तरह के अपराध को उस सरकार में बढ़ावा मिला। वर्तमान सरकार की अगर बात करता हूं, जो 1106 मामले 2014 में थे, 2023 में वो रह गए 1056। हमने घटाए, पहली बात। दूसरी बात, ये तो वही बात होगी। एक इलेक्शन, एक पार्टी थी पहले, उसके पास एक आतंकवादी था, उसने 100 लोगों को मार दिया। अब दूसरी पार्टी है, उसके पास एक आतंकवादी, उसने 50 को मार दिया। अभी कह रहे देखो जी, उन्होंने 100 को मारा था, हमने तो 50 को ही नहीं मारा। इसमें भी देखिए, आप समझिए कानून व्यवस्था को, दो विषय होते हैं जी। एक तो होता है डिटेक्शन, किसी भी अपराध को डिटेक्ट करना जी, पहला काम जी, और दूसरा कन्विक्शन, कि क्या आपका तंत्र इतना सक्षम है कि अपराधी को कोर्ट में सजा दिलवा सके। अब दोनों के आप आंकड़े उठा के देखिए, हुड्डा साहब की सरकार के समय में डिटेक्शन कितने प्रतिशत था और वर्तमान सरकार के समय में कितने प्रतिशत है, और कन्विक्शन रेट जो 2014 से पहले प्रदेश के अंदर मात्र 13% था, वो बढ़ के 23, 24, 27% चला जाता है। आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं, डकैती के विषय 2005 में 88 मामले, लेकिन 2014 में कितने हो गए? 172, लेकिन 2023 में कितने रह गए? 120। मतलब अपराध को बढ़ावा मिला कांग्रेस सरकार में, जो इस तरह के लोगों के हौसले बढ़े, हमने जब उनके ऊपर अंकुश लगाना शुरू किया, उनके ऊपर कड़ाई से काम करना शुरू किया, धीरे धीरे उसको कम करके लेके आए। और आप मानते हैं, जब किसी सरकार में इस तरह के तत्वों को बढ़ावा मिलता है तो उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। दूसरा, सरकार को इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि जिससे पुलिस अपना काम ढंग से कर सके। एक तो होता है आपराधिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल शेल्टर। दूसरा, वर्तमान सरकार के समय में किसी भी आपराधिक तत्व को पॉलिटिकल शेल्टर नहीं मिल सकता। हमने तो इस हरियाणा प्रदेश में ऐसी स्थिति देखी हुई है जगदीप भाई, कि जेल में बैठ के गैंगस्टर ऑपरेट करते थे, ऐसे हालात थे। इसके भी दिक्कत है। अरे पूछ ले वहाँ। बेबी राम राम। राम राम जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ा भाई हो? ये जी 11वीं क्लास में। 11वीं में।
आप उसने भी लिया के नशा करने लग गया साहब? ये जी हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने लग गया था, बियर वगैरह लेने लग गया था। घर में कोई पीवे? स्कूल के कोई भी नहीं पीता जी, घर में इसके पापा बीड़ी तक नहीं पीते, हुक्का भी नहीं पीते। ये यो स्कूल फिर- में लग गया था यार दोस्त के लिया? यार दोस्तों के साथ में। तो फिर यहाँ पे दवाई दुई का रेट राट पता करें, महंगी है सस्ती है क्या दवाई? ठीक है जी, दवाई सस्ती है कोई महंगी नहीं है? ना जी, कोई महंगी दवाई नहीं। कोई नहीं, कोई भी नशा हो जी, बीड़ी सिगरेट फिल्म गांजा हीरोइन या ड्रग्स वगैरह इंजेक्शन लगाता हो, कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो 25-30 साल पुराना नशा हो जी, हम समाज की सेवा भी करते हैं। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे आ जाओगे तो मात्र 2 डोज देंगे, उसी टाइम नशा बंद करवा देंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा। और हमारे कोरियर भी जाते हैं जी, बिना बताए भी आप दवाई दे सकते हो, वो 1.5 महीने का कोर्स रहेगा। लस्सी दूध दही सब्जी में किसी भी चीज़ में दे देना जी। हम समाज की सेवा भी करते हैं। मिनिमम हमारी थोड़ी सी कॉस्ट है। एड्रेस हमारा रोहतक का जी, व्हाट्सएप पे हेलो आएगा, मैसेज करोगे आपके पास एड्रेस आ जाएगा जी, और नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर लगा रखा है जी। अपराध पे अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने पुलिस के अंदर नफरी बढ़ानी शुरू की। देखिए, पुलिस बल में संख्या बढ़ेगी तभी आप इस तरह के तत्वों पे कार्रवाई कर सकते हैं, आपको पुलिस बल भी उतना ही चाहिए। पुलिस के अंदर महिला पुलिस कर्मियों की नफरी बढ़ानी शुरू की। पुलिस को जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाकायदा पुलिस अधिकारियों की बैठक में खुले तौर पे ये कहा था कि आपको जो सुविधा चाहिए, जो हथियार चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, आप बताओ, हम आपको देंगे। लेकिन आपका काम है अपराध पे अंकुश लगाना, और उसके नतीजे हमारे सामने आए हैं। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के एक प्रवक्ता होते थे फरीदाबाद से, उनकी हत्या हो गई थी, शायद विकास नाम था, मैं भी कई बार मिलता था टीवी डिबेट में। उनके हत्यारों को विदेश से पकड़ के लाई थी पुलिस। 48 घंटे के अंदर एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है, 48 घंटे में गिरफ्तार करके जेल में ठूस देती है पुलिस। आप कैसे काम करते हो अपराध? माल्या वाले को क्यों नहीं पकड़ लाते? नीरव मोदी, माल्या, उनको काफी टाइम भी हो। चलिए, आपने देखिए विषय ऐसा छेड़ दिया, हालांकि इस पे भी बात कर लेता हूं। आपको पता है ये जो एनपीए का मामला है जी, एनपीए बढ़ गया, और कुछ लोग तो एक कदम आगे चला के जाके ये कह देते हैं कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। हाँ, ये मेरा नेक्स्ट सवाल था सर। देखिए, मैं आपको पहले तो ये माफ कर देते हैं, माफ कर दिया, झूठ बोलते हैं ना, इसको समझना पड़ेगा। बैंक से जब बैंक कर्जा देता है जी, साल के आखिर में बैंक अपनी बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है। और बैंक अपनी बैलेंस शीट को साफ रखने के लिए ऐसे जो लोन होते हैं, जो बैंक को पता है कि ये डिफॉल्टर है, ये लोन दे नहीं रहा है, उनको राइट ऑफ करता है। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि वो बैलेंस शीट के एक पोर्शन में से हटा के उसको दूसरे पोर्शन में डाल देता है, जिससे उसकी बैलेंस शीट साफ रहे। लेकिन राइट ऑफ का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो माफ कर दिए, कि बैंक लेगा ही नहीं उससे, वो बैंक रिकवर करेगा। राइट ऑफ करना केवल बैलेंस शीट में उसको एक साइड में डाल देना, एक अलग मद में डाल देना। फिर मोदी इन 5 घंटे में मेरे 15,000 रुपए के 27,000 रुपए अंकुर जी ने करे। आपसे अगर कोई नु कह दे है कि अंकुर भाई ये 20 लाख पकड़ो और मेरा काम संभालो, तो उसमें हम चलेंगे 3 महीने के हिसाब से, बीच में आप बंद कर सकते हो। ठीक है भाई, आपको 7 दिन लगा, नहीं मेरे को आपका काम पसंद नहीं आया, जो भी है, लेकिन मैं प्रॉफिट का उसमें 30% लूंगा। ओके, 20 लाख से ऊपर के अकाउंट कितना? डबल की तो हम गारंटी दे रहे हैं। डबल तो होगा ही होगा। देखो भाई, ये है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं है, राजनीति पे भी शेयर मार्केट एक्टिव हुआ है। मोदी सरकार ने क्या किया, इस तरह के लोन को रिकवर करने के लिए बैंक सॉल्वेंसी एक्ट एक नया कानून बनाया, उस कानून को सख्त बनाया। नतीजा यह हुआ 2014 से लेके आज तक 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए रिकवर किया इस सरकार ने। जो ये हमारे विरोधी मित्र झूठ बोलते हैं ना बैठ के चैनलों पे कि साहब देखिए मोदी सरकार ने उद्योगपतियों को कर्ज माफ कर दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। कर्ज माफ एक का भी नहीं किया, उल्टा 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। बैंक इंसॉल्वेंसी एक्ट जो नया कानून बनाया, आपकी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं होती इस मामले पे? नहीं, जहां पे जो अब जैसे आप बात कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं। आपकी वैसे तो कहते हैं गोदी मीडिया बहुत है, वो मीडिया बहुत है, लेकिन आपकी ऐसे चर्चाएं कम सुनाई देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जगदीप भाई। आपकी मीडिया पे पकड़ तो बहुत अच्छी है भाजपा पार्टी की, लेकिन मीडिया में आप ये चीजें चलाते नहीं हो। जगदीप भाई, अगर आप बैंकिंग की थोड़ी जानकारी रखते, 2014 से पहले बैंकों की जो सेहत है, या यूं को जो उनकी माली हालात है, वो इस कदर खराब कर दी गई थी। फोन पे तो लोन मिल जाया करते थे, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन मिल जाता था,
और ये बातें कोई ऐसे नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। बैंक के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, ये बाकायदा रघुराम राजन के द्वारा कही गई बात है जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, जो कि हालांकि वो कांग्रेस के राहुल सिंपैथाइजर गांधी जी को हैं। इंटरव्यू देते हैं हाँ, वो। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी 2013 में। वर्तमान सरकार ने तो उल्टा सख्ताई की, ऐसे एनपीएस को रिकवर करना शुरू किया, उसके लिए बाकायदा एक नया सख्त कानून बनाया और आपके बैंक दोबारा प्रॉफिट में आए हैं। आज आप बैंक से लोन लेने जाते हो, खटाक से लोन मिलता है, वरना बैंक के हालात ऐसे हो गए तो लोन देना तो दूर, बैंक को अपना आपको समय करवाना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर ये खबरें क्यों चलती है? मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिया, मोदी ने एलआईसी बेच दिया, मोदी ने रेलवे बेच दी, अब वो बेच दिया, वो बेच दिया। अब आपको यह भी समझा देता हूं, इसको बोलते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ। ओके। देखिए, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता। सरकार का काम होता है जनता के हित में योजनाएं बनाना, योजनाओं का लाभ जनता को देना। जो विनिवेश है इसके ऊपर आपको पता है कि कांग्रेस की जो सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 39 टाइम डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। 39 बार। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, आप समझे जी। पहले बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती थी। ठीक है। सरकार परिस्थितियों को देख के कि ये कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है लेकिन ये कंपनी नुकसान में जा रही है, अगर इस कंपनी की मैनेजमेंट बदल जाए या ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली जाए और सरकार अपना इसमें से पैसा निकाल के लोगों के हित में खर्च दे, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार अपना शेयर घटा लेती है, अपना हिस्सा बेच देती है और दो प्राइवेट प्लेयर उस हिस्से को खरीद लेता है। अब जैसे कंपनी एक्ट के अंदर होता है, जिसका शेयर ज्यादा होता है उसी की मैनेजमेंट होती है। सरकार उस पैसे को यूटिलाइज करेगी कहां? जनता के हित में। सरकार उसके लिए उस पैसे से आपकी सड़कें बनाएगी, आपके अस्पताल बनाएगी, आपके लिए दूसरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। ठीक है। और वो जो कंपनी, जब इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इसके ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट एक आयोग, ये कांग्रेस की सरकार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के समय के अंदर बना हुआ है। 39 टाइम बाय डिसइन्वेस्टमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। उसको क्यों नहीं कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, उन्होंने जहाज बेच दिए, उन्होंने पोर्ट बेच दी? सबसे पहले प्राइवेट प्लेयर को पोर्ट तो कांग्रेस ने दी थी, अडानी को। ये क्या होता है? एक झूठ का नैरेटिव खड़ा करना, हल्ला मचाना, झूठ मतलब बोलना। वो सक्सेस हो गए नैरेटिव खड़ा करने में, आप उसको डिफाइन नहीं कर पाए। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक ऐसा धड़ा जो आपका विरोधी है वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, लेकिन सच जनता जानती है। अगर वो कामयाब होते तो लगातार कांग्रेस जो है, जब से 2014 के बाद 40 के ज्यादा चुनाव हार गए वो, लोकसभा विधानसभा के मिला के। क्यों नहीं जीत पाती कांग्रेस? इसलिए तो जीत नहीं पाती क्योंकि जनता सच जानती है। जनता इसीलिए मोदी जी को पसंद करती है, क्योंकि जनता के हित में जो काम माननीय मोदी जी ने किए हैं वो जनता को नजर आते हैं। आपने देखा ना हाईवेज, आज देश के अंदर जिस गति से हाईवेज बने, हमारा ट्रांसपोर्टेशन जितना फास्ट हुआ, वो सामने नजर आ रहा है। फील आती है जैसे यूके में घूम रहे हैं। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। मैं इसके भी दिक्कत है। अरे पूछ ले वहाँ। बेबी राम राम। राम राम जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ा भाई हो? ये जी 11वीं क्लास में। 11वीं में। आप उसने भी लिए कि नशा करने लग गया साहब? ये जी हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने लग गया था, बियर वगैरह लेने लग गया था। घर में कोई पीवे? स्कूल के कोई भी नहीं पीता जी घर में, इसके पापा बीड़ी तक नहीं पीते, हुक्का भी नहीं पीते। ये यो स्कूल फिर- में लग गया था यार दोस्ता के लिए। यार दोस्तों के साथ में। तो फिर यहाँ पे दवाई दुई का रेट राट पता करें, महंगी है सस्ती है क्या दवाई? ठीक है जी, दवाई सस्ती है कोई महंगी नहीं है ना जी, कोई महंगी दवाई नहीं। कोई भी नशा हो, जीबीडी, सिगरेट, फीम, गांजा, हीरोइन या ड्रग्स वगैरह इंजेक्शन लगाता हो, कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो 25-30 साल पुराना नशा हो जी, हम समाज की सेवा भी करते हैं। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे आ जाओगे तो मात्र 2 डोज देंगे, उसी टाइम नशा बंद करवा देंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा। और हमारे कोरियर भी जाते हैं जी, बिना बताए भी आप दवाई दे सकते हो। वो 1.5 महीने का कोर्स रहेगा। लस्सी, दूध, दही, सब्जी में किसी भी चीज़ में दे देना जी। हम समाज की सेवा भी करते हैं। मिनिमम हमारी थोड़ी सी कॉस्ट है। एड्रेस हमारा रोहतक का जी, व्हाट्सएप पे हेलो आएगा, मैसेज करोगे आपके पास एड्रेस आ जाएगा जी, और नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर लगा रखा है जी। मैं मान लेता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी अब एक बिहार से हैं प्रशांत जी, जो शुरुआत में मोदी जी के साथ लगे थे, अब वो अपनी पार्टी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही जो मुझे भी लगा भाई ऐसा हो भी सकता है कि राहुल गांधी जी इतने शानदार नेता हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है। मैंने उनकी एक बाइट सुनी थी, वो ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने ऐसा ही कहा है कि इतनी बार हारने के बाद भी वो स्ट्रांगली खड़े हैं
अगर मोदी जी 2 चुनाव हार जाएं तो मोदी जी लड़खड़ा जाएंगे। देखिए ऐसा है, ये तो प्रशांत किशोर का एक अपना विचार है, लेकिन आप इस बात को, इसको हम हाइपोथेटिकल बात बोलते हैं। दिस इज हाइपोथेटिकल। मोदी जी यदि चुनाव हार ऐसा जाएं, होता तो, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके आज तक हर साल एक सर्वे रिपोर्ट आती है जो अमेरिका की एजेंसी है मॉर्निंग पोस्ट करके जी, वो पूरे विश्व के नेताओं का एक सर्वे करके उनकी अप्रूवल रेटिंग, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। मोदी जी देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 9.5-10 साल के करीब सत्ता में रहते हुए जिनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ रही है। आमतौर पे क्या होता है कि जब व्यक्ति 5 साल सत्ता में रहता है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। नेहरू जी की भी अप्रूवल रेटिंग 10 साल सत्ता में रहने के बाद बढ़ती नहीं गई थी, ना इंदिरा जी की बढ़ती गई थी 10 साल के बाद, बल्कि घटनी शुरू हो जाती है। मोदी जी एकमात्र हैं। क्यों बढ़ रही है अप्रूवल रेटिंग? विश्व के दूसरे नेताओं के बनिस्पत मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग इतनी ज्यादा है। मतलब पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, दुनिया के सबसे बड़े नेता, सबसे प्रसिद्ध, सबसे पॉपुलर नेता है नरेंद्र मोदी। नंबर 1 पे, नंबर 1 पे है काफी सालों से, वर्ल्ड लेवल पे। एब्सोल्युटली। और लगातार अप्रूवल रेटिंग बढ़ती है उसकी। उसका कारण है, फिर ये सर्वे तो भाजपा ही करवाती हो। नहीं, ये तो अमेरिकन कंपनी है, भाजपा का इसे क्या लेना देना है। भैया आपको समझना पड़ेगा, आप नरेंद्र मोदी से चुनावी राजनीति में तो लड़ नहीं सकते जी। आप नरेंद्र मोदी की योजनाओं का, उनके कामों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास क्या बचता है? झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, लगातार झूठ का नैरेटिव खड़ा करो। और यही कोशिश जो है हमारे विपक्षियों के द्वारा होती है। यही स्थिति आप हरियाणा में देख लो। मनोहर लाल जी 2014 के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी को 33% के करीब मत मिलते हैं विधानसभा में। 2019 में फिर चुनाव में जाते हैं। 5 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत बढ़ के 36.5 के करीब हो जाते हैं, मतलब पहले से ज्यादा मत। हरियाणा में किसी भी मुख्यमंत्री को 5 साल सरकार चलाने के बाद पहले के बनिस्पत उसके मत नहीं बढ़े कभी, किसी भी मुख्यमंत्री के, कि जिसने पहले जितने मत लिए थे 5 साल सरकार चलाने के बाद जब वो चुनाव में गया तो पहले से उसके मत ज्यादा हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ था मनोहर लाल जी के। मतलब आपका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं बढ़ी है? एब्सोल्युटली, है ना जी। बिल्कुल, इसको कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी। प्रो इनकम्बेंसी जी। मैं आता हूं सर रोजगार के विषय पे। इन 5 घंटे में मेरे 15,000 रुपए के 27,000 रुपए अंकुर जी ने करे। आपसे अगर कोई नु कह दे है कि अंकुर भाई ये 20 लाख पकड़ो और मेरा काम संभालो, तो उसमें हम चलेंगे 3 महीने के हिसाब से। बीच में आप बंद कर सकते हो, ठीक है भाई आपको 7 दिन लगा, नहीं मेरे को आपका काम पसंद नहीं आया, जो भी है, लेकिन मैं प्रॉफिट का उसमें 30% लूंगा। ओके। 20 लाख से ऊपर के अकाउंट का कितना? डबल की तो हम गारंटी दे रहे हैं। डबल तो होगा ही होगा। होगा ही। देखो भाई, ये है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं है, राजनीति पे भी शेयर मार्केट एक्टिव हुआ है। 13,000 वैकेंसियां जॉब दे चुकी थी भाजपा, उसके बाद 10-12 हजार और दे दी, 1.25 लाख क्रॉस हो चुका है। एब्सोल्युटली। अभी मुख्यमंत्री साहब का बयान आया विधानसभा में कि भाई फला 29 तारीख को हम 14,000 वो 6,000 8,000 वो हम लगभग 28,000 29,000 वैकेंसियां दे देंगे। बच्चों के दिमाग में डाउट रह गया। एक टीजीटी की भर्ती है 7,500 लगभग, ग्रुप 56-57 की है 5.5-6,500, ग्रुप डी की है लगभग 14,000। तो इनमें कौन सी एक ऐसी भर्ती है जो रिजेक्ट हो सकती नहीं, है? कोई भर्ती रिजेक्ट नहीं हो सकती। देखिए हालांकि विषय तो माननीय कोर्ट का है। जी जी जी। मामला कोर्ट में है ना जी। और आज डेट थी, माननीय कोर्ट ने 28 तारीख के लिए सबको क्लब कर दिया है। ठीक है। लेकिन सरकार के जो प्रयास है, जिस तरह से हम विषय के साथ कोर्ट में माननीय कोर्ट के सामने रख रहे हैं, हमें ये 100% उम्मीद है कि माननीय कोर्ट का जो निर्णय है वो बच्चों के लिए खुशखबरी वाला आएगा। हमें इस बात की उम्मीद है। निर्णय माननीय कोर्ट ने देना है, लेकिन हम क्योंकि हमने विषय को जिस तरह से रखा और जो विषय है उसमें हम इस बात के लिए पूरी तरह से आशावान है। तो एक तो पहली बात यह है कि इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी। कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि 8-9 दिनों में
हम और नौकरियों के नतीजे जो है वो निकालेंगे। तो वो वैसे तो उम्मीद ये थी कि आज 26 तारीख लगी हुई थी, लेकिन मान्य कोर्ट ने 28 दे दी है, तो 2 दिन और इंतजार करते हैं। लेकिन हम आशावान है पूरी तरह से, क्योंकि हमने अपने विषय को मान्य कोर्ट के सामने बहुत बेहतर ढंग से रखा और हमारी जो उम्मीद है वो बिल्कुल 100% इसमें है कि बच्चों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों से ज्यादा मैं परेशान हूं सर, क्योंकि अब इस मामले में ना एक मैं ही हूं जो इस मामले पे लगा हूं, सारे काम दाम छोड़ के, इलेक्शन का माहौल छोड़ के मैं इस पे लगा हुआ हूं। टीजीटी, ग्रुप डी, 56-57 और मेरे खिलाफ लगे हुए लोग, मेरे खिलाफ। नहीं जगदीप जी, तो मेरे को ये चिंता रहती है कि अब इसमें जीत क्या होगी, किसकी जीत होगी। इस बात के लिए तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा जगदीप जी। मैं देख रहा हूं लगातार आपका ये प्रयास रहता है, जहां अवसर मिलता है आप वो माननीय मुख्यमंत्री जी के से भी ये सवाल पूछते हो। आपने हांसी में भी यही सवाल इस तरह से पूछा, और जहां जो भी आपको अवसर मिलता है आप इस विषय की बात करते हो, और इस बात के लिए मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। क्योंकि जितना इस मामले के अंदर पेन लेना, सिरदर्दी लेना, विषय पे बार बार बात करना, जो काम आप कर रहे हो वो काबिले तारीफ है। किसी से पैसे भी नहीं लेता। नहीं, मैं जानता हूँ वो काबिले तारीफ है। क्योंकि हरियाणा के जिस तरह से सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के युवाओं के हक में दिन रात विचार करते हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए दिन रात अलग अलग योजनाएं बनाना, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, सरकारी नौकरियों में युवाओं को नौकरी मिले, प्राइवेट क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काम किया है और जिस तरह से आप इस विषय को टेकअप करते हो जी, ये बेहतरीन है। इसके लिए मुझे लगता है आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं उन लोगों को इस बात का विचार करना चाहिए कि जेलसी, बच्चों से कोई पैसे भी नहीं लेता इस काम के। मैं जानता हूं, द्वेष जो होता है ना, जेलसी, उसकी एक सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप बच्चों के लिए एक सकारात्मक काम कर रहे हो तो इस बात के लिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप जैसे लोग जो सकारात्मक प्रयास करते हैं उनके प्रयासों का नतीजा भी पॉजिटिव आता है। इसके भी दिक्कत है। अरे पूछ ले वहां बेबी। राम राम। राम राम। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ा भाई हो? ये जी 11वीं क्लास में। 11वीं में। आप उसने भी लिए कि नशा करने लग गया साहब? ये जी हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने लग गया था, बियर वगैरह लेने लग गया था। घर में कोई पीवे? स्कूल के कोई भी नहीं पीता जी, घर में इसके पापा बीड़ी तक नहीं पीते, हुक्का भी नहीं पीते। ये यो स्कूल में लग गया था यार दोस्ता के लिए, यार दोस्तों के साथ में। तो फिर यहाँ पे दवाई दुई का रेट राट पता करे, महंगी है सस्ती है क्या दवाई? ठीक है जी, दवाई सस्ती है, कोई महंगी नहीं है ना जी, कोई महंगी दवाई नहीं। कोई भी नशा हो, जी बीड़ी, सिगरेट, फीम, गांजा, हीरोइन या ड्रग्स वगैरह, इंजेक्शन लगाता हो, कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो 25-30 साल पुराना नशा हो जी, हम समाज की सेवा भी करते हैं। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे आ जाओगे तो मात्र 2 डोज देंगे, उसी टाइम नशा बंद करवा देंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा। और हमारे कोरियर भी जाते हैं जी, बिना बताए भी आप दवाई दे सकते हो। वो 1.5 महीने का कोर्स रहेगा। लस्सी, दूध, दही, सब्जी में किसी भी चीज़ में दे देना जी। हम समाज की सेवा भी करते हैं। मिनिमम हमारी थोड़ी सी कॉस्ट है। एड्रेस हमारा रोहतक का जी, व्हाट्सएप पे हेलो आएगा, मैसेज करोगे आपके पास एड्रेस आ जाएगा जी, और नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर लगा रखा है जी। उनके प्रयासों का जो नतीजा है वो हक में आ जाता है। कई बार ऊपर वाला भी सुनता है। और जिस तरह से मनोहर लाल जी का ये प्रयास है कि हरियाणा का जो युवा है वो रोजगार से वंचित ना हो, उसके पास अपना रोजगार हो, योग्यता के अनुसार हो, तो इस तरह के जो प्रयास होते हैं वही कारण है कि आज सरकारी नौकरी की बात करें, पिछली सरकारों के बनिस्पत मनोहर लाल जी ने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है। लगभग हरियाणा में 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ, लगभग मान के चलो। और अभी ये जैसे ही कल परसों को रिजल्ट आ जाता है 1.5 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो 50% तो आपने चेंज कर ही दिया। बिल्कुल। और इसमें गजेटेड पोस्ट से लेके ग्रुप डी तक सभी पढ़े लिखे हैं, सरपंच तक आपने पढ़े लिखे लगा दिए। तो जैसे ही विधानसभा का चुनाव आएगा तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा भी 50-60 हजार नौकरियां और देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। लगभग 2 लाख नौकरियां आप दे चुके होंगे। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बड़ा कीर्तिमान होगा नहीं, देखिए वही मैं बताने लगा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 1,12,000 के करीब सरकारी नौकरियां थी तो उस वक्त ये बताया था कि करीबन 60,000 के करीब नौकरियां पाइपलाइन में है, जिसमें से कुछ के नतीजे पीछे ग्रुप सी के आए थे जो बच्चे लग गए हैं, कुछ के नतीजे जो है अब आने हैं। तो वो मोटा मोटा मान के चलो कि जो कांग्रेस ने अपने समय में 10 साल में 86,000 के करीब नौकरियां दी थी, तो टारगेट था कि उससे डबल हमारे सरकार में युवाओं को नौकरी प्राप्त हो, और वो हम अचीव कर रहे हैं जी। दूसरी बात थी कि हरियाणा के, देखो सरकारी नौकरियों की सीमा है, जैसे आप भी जानते हैं।
तो हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई, जिस तरह से निवेश को आकर्षित किया, हरियाणा में इस तरह का वातावरण पैदा किया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बिजली, ये सुविधाएं जब दी तो उद्योग धंधे लगे, उसमें हरियाणा के युवाओं को काम मिला। तो 30 लाख से ज्यादा युवा जो है प्राइवेट उद्योगों के अंदर समायोजित हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से। लगभग 1 लाख इजराइल भेजने की भी तैयारी सर। 1 लाख जो है ना वो पूरे देश के लिए है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा। 1 लाख पूरे देश के लिए है। तो हरियाणा के मंडे कितने? हरियाणा के जैसे रोहतक के अंदर सबकी ट्रेनिंग हुई थी, अभी जो हरियाणा के युवा उसमें सिलेक्ट हुए हैं जी। और एक और मैं आपको बता देता हूं, इजराइल सरकार ने भी, क्योंकि वहां पे जो बाकी देश के राज्यों के युवा हैं उनको भी रोहतक में ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, इजराइल सरकार ने बाकायदा इस बात की प्रशंसा की है कि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर हरियाणा सरकार ने बनाया वो सबसे बेहतरीन है। क्या नेतन्याहू को, मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी? हाँ बिल्कुल प्रशंसा की, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है एकदम ट्रांसपेरेंट था। उस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का नतीजा ये हुआ कि जो युवा चाहता था जी कि मैं जाना चाहता हूं और जो उस नौकरी के अनुसार योग्यता चाहिए थी उस युवा में योग्यता थी, ऐसे युवा उसमें सिलेक्ट हुए हैं। हरियाणा के करीबन 4,000 4,500 के करीब आंकड़ा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, मुख्यमंत्री जी ने उस दिन बताया था तो मेरे दिमाग से निकल गया। लगभग इतना आंकड़ा है जो अभी तक हरियाणा का युवा उसके लिए सिलेक्ट हुआ है। उसमें अभी कुछ नौकरियां यूके के लिए भी डिमांड आई हुई है, यूएई के लिए भी डिमांड आई हुई है, लेकिन वो थोड़ा है। तो प्रयास ये है कि हरियाणा के युवा को रोजगार की कमी ना रहे। जो रोजगार का विषय है उस विषय पे हरियाणा, देखिए एक तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जिसका नतीजा वो उद्योग धंधे आए। दूसरा, इस तरह की योजनाएं बनाई जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत पहले कहा था कि हम चाहते हैं हमारा युवा रोजगार देने वाला बने, मांगने वाला नहीं। कौशल जो है, जो उद्यमशीलता जो होती है वो डेवलप करना, युवाओं की कौशल, उनका कौशल डेवलप करना, उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय बनाया, कौशल विश्वविद्यालय पलवल के अंदर। तो वो ये जो सब काम हुए हैं, इन कामों का नतीजा ये है कि आज रोजगार के मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुकाबला कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जितने पहले आज तक हुए हैं। तो अभी मेरे पास आखिरी सवाल है बस, आपके जो 10 सांसद हैं, 10 के 10 जीते हुए हैं, उनकी टिकट क्यों काट रहे हैं? जब वो जीते हुए हैं तो टिकट क्यों काट रहे हैं आप उनकी? खबरें ये चलती हैं कि कम से कम 40% टिकट तो कटेगी। नहीं, जब तक पार्टी कोई निर्णय नहीं ले लेती, मुझे लगता है कि इस तरह की खबरें चलने का कोई औचित्य नहीं होता, पहली बात। दूसरा, ये फैसला हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। ये आम कार्यकर्ता का तो फैसला ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई निर्णय नहीं कर लेता, किसी भी तरह की चर्चा करना बेमानी है। कार्यकर्ता का तो एक ही कर्तव्य है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है, अपने कर्तव्य की पूर्ति, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी की रीति नीति को आम लोगों तक पहुंचाना, सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाना, योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले ये सुनिश्चित करना, तो ये कार्यकर्ता का काम है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन कामों में लगा हुआ है। तो एमपी इलेक्शन को लेके आपका मैनिफेस्टो क्या है भाई, आप क्या कह के वोट मांग रहे हैं? देखिए, अभी तो मैनिफेस्टो तैयार होना है, अभी तो तैयार हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है जी, जो अभी जब बजट पेश किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, उसमें एक बड़ा स्पष्ट बात कही गई थी, जो हमारी प्राथमिकता है वो हमारा युवा है, वो हमारा अन्नदाता है, वो हम नारी शक्ति है। ये जो गरीब व्यक्ति जो है, ज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, GYAN। एक तो ज्ञान होता है नॉलेज जी, लेकिन G माने गरीब, Y माने यूथ, युवा, A माने अन्नदाता, N फॉर नारी। तो हमारी प्राथमिकता है कि इन वर्गों का उत्थान, सरकार की योजनाओं का लाभ इन वर्गों तक पहुंचे, इनका उत्थान हो, ये सशक्त हो और ये आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई यो इंटरव्यू आपने कैसा लगा? क्योंकि रोजगार पे था और बहुत सारी बातें थी, तो भर्तियां तो कैंसिल नहीं होंगी यार, होंगी तो उलाना देना पाना ही बैठे हैं, लेकिन उलाना वाला काम ना हुआ, मिठाई देने खतरा पावा। और मेरे भाई इस वीडियो को कितना पसंद करें कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।